देखो ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है, ठीक है। ये ओनली बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए है। अगर एडवांस वाले हैं तो वो भी आप देखो भाई समझ सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर एडवांस वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। पर ज़्यादा फोकस जा रहा है, अरे कोई बात नहीं, चेंज कर दूंगा, जब तक समझा रहा हूँ तब तक रखते हैं, फिर चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिगिनर का मतलब है जिसको 1 से 1.5 साल का सिर्फ मार्केट में एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा बहुत पता है उसको, वो वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग रोड मैप के अंदर। आपको मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले होती है आपके सामने, दैट इज आपका सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखो वैसे तो ये आप कह सकते हो कि जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में ही है, इसका आपको अगर आप बेसिक टू एडवांस का अगर कोर्स भी जाके देखो उसके अंदर भी आपको सेम यही मिलेगा, ब्लूप्रिंट के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं वो सारा सिस्टम आपको सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। हाउ वी यूज द सिस्टम। देखो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके पास जो डिवाइसेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। क्या आप डिवाइसेस अफोर्ड कर सकते हो? हाउ यू कैन अफोर्ड द डिवाइसेस, ठीक है। सबसे पहले कि आप डिवाइसेस अफोर्ड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर रोड मैप क्रिएट कर रहा हूँ एनालिस्ट के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, एनालिस्ट के लिए कर रहा हूँ। बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट डालूंगा जब मैं जो है, ठीक है, मैं बीच बीच में डालता रहूंगा एज ए ट्रेडर के कॉन्सेप्ट की, ट्रेडर के लिए क्या रहेगा, बट फिर फिलहाल के लिए आप समझे। तो क्या आप डिवाइसेस अफोर्ड कर सकते हो, या आपके पास पहले से है, तो आपको सबसे पहले इस पे अपने आप को, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें बोरिंग हो सकती है, बट समझ सकते हो। अब डिवाइसेस में जैसे कि भाई सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक ऐसा एनफ स्क्रीन साइज होना चाहिए जिससे आप एनफ चार्ट को सिंपली रीड कर सको, मतलब चार्ट रीडिंग आपके लिए सिंपल हो। आपको उतना स्क्रीन साइज देखना है और उसके हिसाब से अपने डिवाइस को सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई मेरे लिए फ़ोन अच्छा है और मैं उसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ तो ठीक है। हाँ भाई मेरे लिए जो है कह सकते हो कि डिस्प्ले अच्छा है, आप डिस्प्ले ले सकते हो। और आपको लगता है कि आपको किसी ऐसे डिवाइस पे जो है इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपको एनफ दे, यानी कि देखो ये जो आप डिवाइस सेलेक्ट करोगे ये आपका चलेगा आपके 5 साल तक के करियर में। आपको इससे लर्निंग क्रिएट करनी है, इनकम तो बाद में होगी, ठीक है, ठीक है। लर्निंग क्रिएट करनी है, इनकम तो बाद में होगी। तो आपको कि भाई मुझे लगता है कि मेरे लिए जो है फ़ोन काफ़ी है, मैं फ़ोन से कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए फ़ोन काफ़ी है। मुझे लगता है कि मेरे लिए जो है आईपैड काफ़ी है तो मैं आईपैड से कर सकता हूँ, लैपटॉप काफ़ी है तो लैपटॉप से कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आपको सबसे पहले इसमें बिल्कुल ही पैसा इन्वेस्ट कर देना, घुसा देना, ऐसी चीज़ अफोर्ड करनी है जो आप बेसिकली अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कर सको। दूसरे की लाइफस्टाइल देख के मत करना कि भाई उसके पास तो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो तो एप्पल के करता है, उसके पास किसी और कंपनी के वो उसके, ऐसे मत करना। इसलिए मैंने बोला एफोर्ड, मैंने शुरुआत में बोल दिया आपको एफोर्ड, आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से करो कि जो है वो सही चल रहा है और आपको डिसाइड करना है कि वो 5 साल तक सही चल सकता है। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उससे कि वो खराब हो गया ये हो गया, तो पहले से आपको अपने पहले डिवाइस पे फोकस करना है। और चार्ट एनालिस्ट के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस होता है गाइस लैपटॉप। आपको लैपटॉप पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप फ़ोन में करोगे और लैपटॉप में सिर्फ आपके पास आपका सिर्फ एक चार्ट रीडिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो भाई अगर तुम चाहते हो ना, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे 100% फोकस के साथ, तो ये 100% फोकस तभी आएगा जब तुम्हारे पास एक ही चीज़ उसके अंदर होगी, डेट इज़ योर सॉफ्टवेयर जो आपका चार्ट रीडिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ट्रेडिंग व्यू है भाई, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर ही हो गया हमारा,
ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर है। अब तुम मेरे मैकबुक में देखोगे ना, तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग व्यू दिखेगा, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू, और कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। मैं उसमें खोलता ही नहीं हूँ, उसको यूज ही नहीं करता हूँ। दूसरे वाले में भी सिर्फ ट्रेडिंग व्यू है। तो इसलिए अगर तुम्हें 100% फोकस बढ़ाना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज को यूज करना पड़ेगा, डेट इज वाई यूर 100% फोकस के लिए। अब आपको लैपटॉप बेस्ट चाहिए तो इसके लिए आप जाके यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई वो कितने टाइम तक रन कर सकता है। ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा आपको कौन सा लेना, ये आपको यूट्यूब पे आप जाके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, उससे आप अपनी जेब के हिसाब से बाय करना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहां से देख सकते हो फॉर न्यू कॉमर्स के लिए। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज आती है सिस्टम के अंदर, डेट इज योर इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा नेटवर्क ही अच्छा नहीं है तो चार्ट बार बार रिलोड होता रहेगा, रिलोड होता रहेगा, रिलोड होता रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने नेटवर्क पर भी ध्यान दो। इसका मतलब है कि तुम्हें महीने में कम से कम 600 से 800 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे पास एक अच्छा इंटरनेट और लैपटॉप का कैसे हो कि वो हो जाता। पीसी रिकमेंड नहीं करोगे? नहीं, पीसी नहीं करूंगा मैं। आप लैपटॉप के साथ अगर ज्यादा पैसा फूट रहा है जेब में से तो ज्यादा एक स्क्रीन ले सकते हो, कोई अलग से एक मॉनिटर ले सकते हो, स्क्रीन, या फिर कह सकते हो कि कोई मॉनिटर आप बाय कर सकते हो और उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अलग से बड़ा सा जो है 6-7, हाँ, इस सीपीयू लेने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम स्क्रीन भी चल जाए, क्योंकि तुम गेम नहीं खेल रहे हो, तुम बस एक सिंपल सा चार्ट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। उसके लिए हैवी ग्राफिक कार्ड, हैवी जो है आपको सीपीयू जीपीयू की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जब आपके पास नेटवर्क है तो ऑब्वियस सी बात है आपका महीने का खर्चा तो इतना बैठता ही है भाई। हमने मान लिया कि इतना महीने का खर्चा बैठता ही, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है कि भाई नेटवर्क हमारे पास आ गया, ठीक है, और साथ में लैपटॉप अगर ईएमआई पे ले रखा है तो उसके साथ आप इसमें जोड़ भी सकते हो कि भाई 1500 2000 रुपए की 3000 रुपए की ईएमआई है, तो भाई खर्चा तो आपका आना ही आना है, ठीक है। पुराना पीसी, हाँ, जो आपको सही लगे। मैंने देखो यहाँ पर टाइम, मैंने आपको यहाँ पर टाइम बता दिया है कि 5 साल का आपके पास कुछ भी लोगे 5 साल तक वो बिना रुके चलना चाहिए। अगर आप ओल्ड ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप नया ले रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फोन से नहीं कर सकते, फोन से आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है शुरुआत में। बिगनर के लिए ट्रेडिंग इज नॉट रिकमेंडेड, बिगनर के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, बाय सेल नहीं करना है। पहले आप सुन लो, आपको अपने बैंक का पैसा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बैंक अकाउंट इज नॉट यूज्ड फॉर लर्निंग पर्पस। लर्निंग टाइम पे आपको अपने ट्रेडिंग नहीं करनी, यानी कि नो बाय सेल, आपको बाय सेल नहीं करना है। आपको इस फेज में किसी ब्रोकर से कोई मतलब नहीं है, आपको इस फेज में किसी प्रॉप फर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको इस फेज में किसी फंडिंग फर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक है। समझ लो पहले जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारा सारा फोकस, जो 100% फोकस तुम्हें मैं चार्ट में दिलवाना चाह रहा हूँ, वो तुम्हारा बाय सेल में चला जाएगा। और एक बार ये बाय सेल में चला गया फिर तुम्हारा पैसा कैसे जाएगा मैं नहीं बता सकता, तुम खुद जानते हो। नेटवर्क अच्छा होने के बाद आपको इस सिस्टम के अंदर एक और चीज यहां पर देखनी पड़ेगी, डेट इज योर होम एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका माइंड आपको फ्री नहीं रखेगा तब तक आप फोकस नहीं दे पाएंगे। तो आपका होम एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा शोर शराबा रहता है, मतलब साउंड ज़्यादा रहता है, तो साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा होना। अब मैं बैठा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, कभी कभी बीच में से कभी एक छोटी मोटी चुईयाँ आ जाती है, उसको मैं देख लेता हूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। कोई आपका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। देखो ये जो टाइम है, ये आपका जो ये जो टाइम है, ये बेसिकली आपका 2 से 4 घंटे का कॉन्सेप्ट है। ये 2 से 4 घंटे के अंदर के प्रोसेस हैं आपके। ये 2 से 4 घंटे के लिए आपका जो होम एनवायरनमेंट है उसमें आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ आपको साउंड ना मिले, ठीक है, जहाँ आपको डिस्टरबेंस ना मिले, जहाँ आपको कोई और बाकी चीज़ें ना, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड दिस सिस्टम। आप तो भाई देखो, अगर तुम सब कुछ ले भी लोगे, शांति नहीं मिली ना, तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये एक माइंड स्किल कॉन्सेप्ट है, ये एक माइंड स्किल डेवलपमेंट की दुनिया है। और जब तक माइंड ही रिलैक्स नहीं है भाई, तो कैसे हो जाएगा सब कुछ? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर सिस्टम के साथ अपने एक टाइम का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यू नीड ए टाइम। या तो आप डे टाइम में अपने आप को सेट करके बैठो, या आप नाइट टाइम में अपने आप को सेट करके बैठो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसके लिए आप लोग इंडिकेटर वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे कि बताया मैंने आपको कि, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एफएक्स मार्केट सेशन का यूज कर सकते हो, 2 से 4 घंटे का अपना खुद का टाइम लगा सकते हो। उसके पास जो है आपको पता लगेगा कि मुझे कितने टाइम तक कितने टाइम में बैठना है। भाई टाइम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ए आपकी करंट स्टेटस। स्टेटस, ये व्हाट्सअप का स्टेटस नहीं है, ये स्टेटस है आपके एज ए स्टूडेंट का, ठीक है, स्टेटस है आपके एज ए जॉब या वर्किंग का। देखो भाई, देखो जो स्टूडेंट है, मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इस फील्ड में आए, क्योंकि जब तक वो 18 प्लस नहीं हो जाता, उसको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसको एक बार इस चीज़ की लत लगी, तो वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई छोड़ देगा, और उससे उसकी एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके 12th और 11th या 10th में जो है डी ग्रेड आए। डी ग्रेड आएगा, लेकिन उसका पैटर्न आपको चार्ट में यूज़ करना है, लेकिन वो बाद में यूज़ करना है। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा, जब तक 18 प्लस नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी उम्र नहीं है, 18 से नीचे वाले बिल्कुल ना है, तो आप लोगों के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपके लिए पार्ट टाइम जॉब भी रिकमेंड नहीं है भाई। तुम पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते, ये उम्र ही नहीं है तुम्हारी कुछ करने की। एक तराजू की लाइफ है, जैसे एक तराजू होता है ना, तुमने अगर लाइफ में पहले ही सब कुछ कर लिया, तो बाद में तुम्हें चढ़ना पड़ेगा ऊपर। टाइम आएगा, आराम से बैठो, जब टाइम आएगा धीरे धीरे करना, फिर स्लाइड कर करके जब वो टाइम आएगा, अच्छे टाइम पे तुम्हें वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। अभी नहीं करना तुम्हें, भूल जाओ अभी। तो इसलिए ये लोग दूर रहे, इन लोगों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, जो जॉब बिजनेस करने वाले हैं भाई, तुम्हें तो देखो अपना एक फिक्स टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू सेट ए फिक्स टाइम रेदर देन मार्केट कोई सी भी हो। आपको फिक्स टाइम के साथ साथ वो मार्केट यूज करनी पड़ेगी जो आपके टाइम के हिसाब से सेट बैठती हो, और जो आपको सिंपल लगती हो। जैसे कि मैं क्या बोलूँ, क्रिप्टो मार्केट सबसे बेस्ट है चार्ट एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे खुलती है, और उसके जो पैटर्न्स होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। जब आप तैयार हो जाओगे, देन यू हैव टू डिसाइड। और बिजनेस वालों के लिए भी एक फिक्स टाइम होता है, कि वो भी तो बिजनेस सुबह से शाम तक ही करते हैं। रात को किसका बिजनेस होता है? बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है। ओके, तो देखो, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे। बेड पे पड़े पड़े तो आपको कोई जो है नोटों की गड्डी या फिर पोजीशन नहीं देने वाला, और मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे से तो भूल जाओ। इसलिए तुम्हें बेड पे पड़े पड़े बाइसेल सिग्नल नहीं मिलने वाले, तुम्हें अपने लिए खुद अपने आप को इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, एंड दिस इज वन ऑफ द, ये पहला आपके लिए गाइडेंस रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। समझ आया सबको कि सबसे पहले अपना एक सिस्टम ही अपने आप को अपने माहौल में ढालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपना, वही जैसे कि कोरोना वाला टाइम है, 21 दिन के लिए आपको ये सब चीज़ें लगातार पहले कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी चीज़ करो। और इस फेज में आपको सिस्टम में ये तो बता दिया आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो आपको इन सब चीज़ों को करने से रोकती है, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस के अंदर देखो कुछ भी आ सकता है, सोशल मीडिया आती है आपका, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपको अपना जो पेशेंस लेवल है ना, उसको इंक्रीज करना है। पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो पेशेंस लेवल को डिक्रीज कर रही हैं। जैसे कि कोई वीडियो देखना जिसकी लेंथ बहुत कम है, शॉर्ट वीडियो देखना, ठीक है। वो वीडियो देखने से क्या होता है कि पेशेंस लेवल कम होता है। और मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, ठीक है।
मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, उससे क्या होगा, ओवर मोटिवेट हो जाओगे, जो सीखना है वो नहीं सीखोगे, फिर कुछ और ही दिमाग में आएगा कि अब तो मैं ये खरीदूँ, अब तो मैं वो खरीदूंगा। मेरे दिमाग में आज तक कुछ नहीं आता कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। हाँ ये जरूर आता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, वो अलग बात है, वो कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके सामने था सिंपल सा एक पॉइंट रोड मैप का, कि आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से अपने आप को अटैच करके रखना है बिल्कुल 21 दिन तक लगातार, ताकि आपकी एक हैबिट बिल्ड हो, देन यू हैव टू गो फॉर इट। समझ आया सभी को? नेक्स्ट टॉपिक यूज करूं? पहले बोलो यस और नो, समझ आया तुम्हें? नहीं? चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, गॉट इट। अब मैं आपको बताता हूँ इस रोड मैप का दूसरा, एंड इट इज एप्लीकेबल आफ्टर द 21 डेज। वैसे तो मुझे यही करना चाहिए कि तुम्हें 21 दिन तक छोड़ देना चाहिए, देखूं तुम्हारा क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद तुम्हें इसके बाद बताना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको सब कुछ सिस्टम समझ में आ जाएगा एंड आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ने लग जाएगी, देन यू हैव टू रियलाइज कि अब आपको अगर सब कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को लर्निंग फेज के अंदर रखना है। अब आपका लर्निंग फेज यूज होता है। ठीक है। और ये जो लर्निंग फेज है ये आपका सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के अंदर गुजरेगा। आपको कीड़ा बनना पड़ेगा कैंडल्स का। देखो मैं अपने एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, अगर आपको बनना है तो आपको कैंडल्स का कीड़ा बनना पड़ेगा, इंसेक्ट्स ऑफ कैंडल बनना पड़ेगा। ओनली सॉल्यूशन फॉर योर। ठीक है। आपको इंसेक्ट्स, कैंडल्स का इंसेक्ट बनना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो, ये जो आपको मैंने सिस्टम बताया ये बेसिकली 21 डेज तक है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 21 डेज। 21 दिन तक आपको अपने आप को तैयार करना है, अपना सिस्टम तैयार करना है सबसे पहले। नेक्स्ट आती है अब आपकी सिस्टम के बाद आपके लर्निंग की। अब यहां पर आपका जो फेज है, ये फेज आपका रहेगा 3.5 ईयर्स से लेके 5.5 ईयर्स तक। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच्चाई है वो आपको बोलूंगा यहां पर। ठीक है। जो मैं सच्चाई है वही बोलूंगा आपसे, झूठ नहीं बोलूंगा। कि अगर तुम्हें टाइम कम करना है तो तुम मेरे ये चीज़ खरीद लो, तुम मेरे वो चीज़ खरीद लो, कुछ भी कर लो, दिमाग में तो उतने टाइम में घुसेगी। कुछ भी खरीद लो। इंजेक्शन थोड़ी घुसा दूंगा मैं, एमएमसी का इंजेक्शन थोड़ी लगाऊंगा तुम्हें कि एमएमसी अपनी जो है पुड़िया में से निकाली, अपने 22 साल की पुड़िया निकाली और तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया, चलो भाई खत्म, एक बंदा एमएमसी वाला तैयार हो गया, एक और कैंडल किंग आ गया, चलो दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो ये फेज आपका, नाउ आपका जो लर्निंग फेज है वो आपका अब यहाँ पर शुरू हो जाता है। और इस फेज में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आपके पास दो चीजें आती हैं कि या तो आप मेरी बनाई हुई एमएमसी पढ़ो या किसी और की बनाई हुई एसएमसी पढ़ो। या तुम एमएमसी पढ़ो या एसएमसी पढ़ो, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ोगे इतना टाइम तो लगना ही लगना है, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। ठीक है, इतना टाइम तो लगना ही लगना, क्योंकि इससे आपका जो माइंड है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी जो ये टाइम डिपेंड करता है आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर, कि आप कितना एब्जॉर्ब करते हो, कितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी फास्ट आप चीज़ों को एक्वायर करते हो, समझते हो, कितना जो है आप समझते हो। ठीक है। देखो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ कि मैं 5 साल से तुम्हें 3 साल तक लेके आ जाऊँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो, हेल्प हो जाएगी आपकी, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है, इट इज ए हार्ड वर्क। अब भाई हार्ड वर्क करेंगे
तभी तो उसके बाद स्मार्ट वर्क निकलेगा, ठीक है, तभी तो उसके बाद स्मार्ट वर्क निकलेगा, लेकिन उससे पहले हार्ड वर्क करना पड़ता, सीधे स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि हाँ भाई इस फील्ड में 3.5 से 5.5 साल लगेगा, लेकिन इतने टाइम तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। सवाल आ रहा होगा मन के अंदर, इतने टाइम तक अब आपका जो है सेविंग शुरू होगी। अगर तुम सेविंग स्टार्ट करोगे तो लाइव स्ट्रीम पे मेरे जैसे लोगों के सामने ऐसे सवाल नहीं पूछोगे, सर 1,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर $10 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर $50 पे क्या लोट लूं, सर $100 पे क्या लोट लूं। ऐसे सवाल नहीं करने वाले फिर तुम मेरे सामने, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं करने वाले फिर तुम मेरे सामने। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? स्टॉप लॉस कहाँ रखूं सर, कॉल ऑप्शन लेके बैठा हूं, क्या करूं, पुट ऑप्शन लेके बैठा हूं, क्या करूं? हाँ? सर इतना अच्छा समझाते हो आपने, बहुत अच्छा जो है समझाया है, 1 हफ्ते से आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 120 दिन हो गया आपको। सर इसी बात पे एक बाय ट्रेड बता दो ना, एंड में आके भीख मांगना शुरू, ठीक है। ये सवाल नहीं पूछने वाले फिर तुम, क्योंकि एक एवरेज बंदा अगर जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो अगर वो महीने के अगर मान के चलो 4,000 रुपए भी सेव कर देता है, तो उसके हिसाब से पर मंथ के हिसाब से इतने टर्म में अगर इतना टर्म लिया जाए, यानी कि टोटल मान के चलो 4 साल लिया जाए, तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? कम से कम मैं कहता हूं कि कम से कम मान के चलो 2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। क्या अब तुम मेरे से आगे बोलोगे कि 2 लाख पे ट्रेडिंग कर सकते हैं? तुम्हें ही पता है 2 लाख रुपए बहुत होता है। इससे एक तो इस टर्म में ये जो तुमने 4 साल दिए हैं ना, ये 4 साल जो तुमने लर्निंग को दिए, अब तुम कीड़े बन चुके हो। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, इसमें तुम मोटिवेटेड रहोगे, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक है, मोटिवेटेड रहोगे, और साथ के साथ कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। और जब ये पैसा सेव होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ट्रेडिंग ही करनी है। यहां पर आपके सामने आता है तीसरा फेज, लर्निंग फेज हो गया, 3.5 साल 4 साल हो चुके हैं, पैसा भी इकट्ठा हो चुका है, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, सीख भी गए हो, एक्यूरेसी भी अच्छी हो रही है, सप्लाई डिमांड एमएमसी भी सीख गए, एसएमसी भी सीख गए, जो तुम्हें सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। अब यहां पर जो इसका तीसरा फेज है, आफ्टर 3.5 और 4.5 ईयर्स, आज से 3.5 या 4 साल बाद जब हम लोग मिलेंगे, तब तुम्हारे पास क्या डिसीजन होना चाहिए? देन यू हैव टू डिसाइड कि यहां पर आपके सामने आता है आपका इमेज बिल्डिंग एरिया। देखो मैं उसी स्टेज पे हूं आज, ठीक है, मैं आज उसी स्टेज पे हूं, तुम अपने आप को आज से 4 साल 5 साल बाद समझ सकते हो। इमेज बिल्डिंग एरिया, इमेज बिल्डिंग, ये आपका स्टार्ट होता है आफ्टर 4 इयर्स ऑफ लर्निंग विदाउट ट्रेडिंग, ओनली लर्निंग, 4 to 5 years ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे अपना पैसा लगाकर ट्रेडिंग करनी है, क्या मुझे अपनी स्किल लगाकर एनालिसिस करनी है, दूसरों के लिए काम करना है, एनालिस्ट बनना है जस्ट लाइक आई एम, या फिर मुझे अपना इसका यूज करके मार्केट्स की कमियों के ऊपर काम करना है, एज ए डेवलपर बनना है। अब मैं इतना सीख चुका हूं कि मार्केट की कमियों पे हुए काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के साथ काम करना है, डेवलपिंग करनी है, ठीक है। या फिर मुझे कोई अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोलनी है, मेरे पास पैसा है, पैसा है मेरे पास, 2 लाख से 5 लाख रुपए मैंने सेव कर लिया है, पैसा है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं अब इस चीज से, ठीक है, मैं कुछ भी बंद कर सकता हूं। या फिर
मुझे एज ए ब्रोकर बनना है, जैसे कि धन है, जैसे कि तुम्हारा एक्सएनएस है, ब्रोकर बनना है। पैसा है मेरे पास, सबसे पहले बात सुनो, क्योंकि मैं सेविंग कर रहा था, मेरे पास डिसीजन है कि क्या मैं उस पैसे का यूज करके उस पैसे को बढ़ाऊं। देखो, ये एज ए अब आपके सामने इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब ये इन्वेस्टमेंट है, अब इसको यूज कहां करना है ये आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको यहां तक लेके आ सकता हूं बस, दिस इज द फील्ड ऑफ एरिया। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है। मैं आपको कभी किसी एक साइड में धक्का नहीं दूंगा कि आपको ट्रेडर ही बनना है और ये ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ, पैसा डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग करो, नुकसान फायदा तुम्हारा होगा, कमीशन मुझे मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा, ठीक है। जो सच्चाई है वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। 2 लाख भी कहां से आएंगे भाई? आएंगे, तुम 4,000 रुपये सेव तो करो, कैसे नहीं आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? ठीक है, कैसे नहीं आएंगे? ट्रेडिंग करोगे तो इसमें चाहिए आपको मनी, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आप इसी को ग्रो करोगे, 2 लाख से 10%, 12% जो भी इंक्रीज करना चाहते हो आप वो बना। एनालिस्ट में आपको बस अपना एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और फिर आप किसी फर्म के लिए काम करते हो। अगर वो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो घूम फिर के यही पैसा यूज करना होता है। डेवलपर बनना है तो डेवलपर के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या कोई ऐसी वेबसाइट जो आपको जैसे ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो पैसा तो चाहिए भाई, पैसा तो चाहिए होगा। मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए होगा, वेबसाइट बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, डोमेन नेम खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह, डीएनएस वगैरह सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता, ठीक है। ये पैसा वहां यूज होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, हर जगह यूज होगी। कंसल्टेंसी फर्म खोलोगे भाई, यहाँ तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा, यहाँ भी खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट है। ब्रोकर यूज करेंगे, वहां पर भी होगा। एक चीज याद रखना, इसके बीच में तुम्हारा लोन नहीं आना चाहिए। लोन की दुनिया नहीं है ये, लोन की दुनिया पे तुम कभी अपने आप को जो है टेंशन फ्री काम नहीं कर सकते, तो लोन नहीं होना चाहिए इसके बीच में कि तुम्हें पैसा जो है, हाँ भाई पहले दिन ही हूँ आज 5 लाख का लोन लेके बैठो, अब बताओ क्या करना है, ट्रेडिंग करूँ, एनालिस्ट बनूं, डेवलपर ऐसे मत सोचना कि पहले ही दिन जो है अरे मुझे तो लोन मिल जाएगा, मेरा तो क्रेडिट स्कोर बहुत तगड़ा है, ऐसे तो मुझे मिल जाएगा 2-3 करोड़ का लोन, मैं लेके बैठ जाऊंगा। कोई फायदा है उसका? आधे से ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि पहला ही दिन ले लेते हैं भाई। ये आपको डिसीजन कब करना है, ठीक है, ये डिसीजन कब करना है, व्हेन यू हैव 4 ईयर और 5 ईयर ऑफ लर्निंग। इससे कम पे अगर करा तो भाई हाथ खड़े हैं मेरी तरफ से। यहाँ तुम्हें पैसा यूज ही नहीं करना यहाँ तक, अब ये टाइम है जब तुम्हें डिसाइड करना है, जब मैं सेविंग कर रही है उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करो अपनी स्किल के जरिए, या फिर एनालिस्ट के जरिए, डेवलपर के जरिए। समझ आया? अब यहां पर इसके बाद आता है हमारे पास फेज 3, व्हेन वी हैव, देखो भाई, तो अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए ना, तो पहले तुम्हें एक्यूरेसी के लिए टाइम देना पड़ेगा, पैसा तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाता हूं। नाउ फेज 4 शुरू होता है हमारे इसका, दैट इज फॉर ट्रेडिंग के लिए आप कह सकते हो। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, एंड ये आपका चौथा था। ये चीज़ है ना आपको 50,000 के मास्टर क्लास में भी नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो इसको, मेरी बात को, दिक्कत आ जाएगी वरना तुम्हें नहीं समझोगे तो अच्छे से। फोर्थ क्या है, यहां पर आपके सामने है ट्रेडिंग। देखो ये वो चीजें हैं जहां पर हम लोग अपना पैसा यूज करते हैं, या फिर पैसा यूज करते हैं पैसे को बनाने के लिए। यहां पर स्किल यूज करके पैसा नहीं बनाया जाता, यहाँ पैसा यूज करके पैसा बनाया जाता है। कई सारे तरीके हैं, या तो देखो आप लोग एज ए टीचिंग के लिए समझाओ कि भाई किसी को पढ़ा रहे हो तो उससे तुम्हें पैसा मिल रहा है टीचिंग के लिए, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह है, वहां से पैसा मिल सकता है इसको, इसका यूज करके, टीचिंग का यूज करके, ठीक है। अब दूसरा है कि तुम यहाँ पर एज ए खुद ही बाय सेल करो, ठीक है, तुम खुद ही बाय सेल करो, अपने बेसिस पे अपना पैसा यूज करो, ऑन मनी, अपना ही पैसा यूज करो, ठीक है। तीसरा है कि तुम यहाँ पर बाय सेल तो करो,
लेकिन दूसरों को करवाओ। मतलब तुम ऐसे टिप्स वगैरह देते हो वो अलग, इन सब की टिप्स वगैरह देखो ये वैसे तो इलीगल होता है, डायरेक्टली किसी को टिप्स नहीं दे सकते हम लोग, इलीगल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है ठीक है, जो चल रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो इलीगल। अगर तुम ये करते हो तो ये लीगल नहीं है, डायरेक्टली तुम किसी को टिप्स वगैरह नहीं दे सकते, इलीगल होता है ये। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना। ठीक है, किसी को बाई सेल नहीं बताना है, क्योंकि अगर बताते हैं तो बेसिकली एज ए आप कह सकते हो कि हम लोग भाई एजुकेशन पर्पस के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, और फिर बाद में उसका कमीशन वगैरह मिलता है। यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले हिस्से से ऊपर जो है हम लोग अपना पैसा यूज करते हैं, ऑन मनी। ठीक है, यहाँ से नीचे का हिस्सा हम यूज करते हैं दूसरे का पैसा। ठीक है, दूसरे का पैसा हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो या तो तुम वही वाला, तो यहाँ पर ये तो गलत है, ये तो करना नहीं है बिल्कुल भी, ये तो तीसरी चीज आती है अगर हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंस होता है एक तरह से, प्रमोटर्स होते हैं उसमें लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस जैसे करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ट्रेडिंग के कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, कोई नया इंडिकेटर बताते हैं, कोई नया ब्रोकर बताते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे कि भाई हाँ मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज है और अब मैं तुम्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। टीचिंग का अलग है। ठीक है, यस। अब ये तो चलो सिंपल ट्रेडिंग होगी भाई, इसके अंदर पैसा पैसे से बनाया जाता है या दूसरों को सिखा के बनाया जाता है, या फिर हम लोग इसमें जो है ऐसे कंसल्टेंसी फर्म के कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं पैसा, और दूसरा इन्फ्लुएंस करके ही बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब कई सारे मोड्स हैं कि टीचिंग से बनाने, तो देखो ऐसे यूट्यूब से बन जाता है। ठीक है, ऐसे टीचिंग से है जैसे कि हम लोग किसी को कोर्स वगैरह सेल कर रहे हैं, कोर्स सेलिंग से ही बन जाता है। दूसरा टीचिंग के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो हम लोग किसी को ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं तो उससे बन जाता है। कई सारे मोड्स होते हैं बनाने के, ऐसा इसके कई सारे टीचर वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम लोग, लेकिन टीचिंग करने के लिए भाई वही बात है, फिर भी एक्सपीरियंस चाहिए। ये सारी चीज़ें 4.5 साल बाद हो रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, टीचिंग भी तभी करोगे। ऐसे नहीं है डे वन है, लाइव स्ट्रीम पे आके बैठ गए, मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, तुमने बोल दिया एसएमसी है। नहीं यकीन होता तो कुछ नामी ग्रामी का आ, जाके यूट्यूब लाइव स्ट्रीम डे वन की देख सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा उनकी डे वन की लाइव स्ट्रीम पे और उनकी आज की लाइव स्ट्रीम में कितना फर्क है। क्या वो खुद सीखे हैं लाइव स्ट्रीम पे या वो सीख के आए हैं लाइव स्ट्रीम पे ठीक है, तुम्हें पता लग जाएगा। फिर तुम मेरी देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि सीख के कौन आया है और लाइव स्ट्रीम पे आके कौन सीखा है। चलो, ये तो आपको हो गया ऐसे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि हमारा ये नहीं है। हमारा जो पांचवा पार्ट है रोड मैप का, डेट इज एनालिस्ट, ये मेरे लिए है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। जो भाई यहाँ मिलेगा आपको बताऊंगा। ये आफ्टर 4.5 से 5 इयर्स के बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, ये अभी के लिए लागू नहीं है आपके लिए, ये है फॉर एनालिस्ट के लिए। देखो इसमें क्या होता है, ये आज मैं आपको खुल के बताऊंगा, खुल के बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग के लिए, खुल के बताऊंगा आज खुल के कैसे होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, और ये 3 तरीके से इस फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, पैसों का लेन देन, ठीक है, 3 तरीके से लोग काम करते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डेटा को ना लेते हैं, डेटा रिक्रूट जिसे बोलते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके माफी चाहता हूँ। डेटा रिक्रूट के लिए क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोवाइडर से, जो कोई भी प्रोवाइडर होता है, प्रोवाइडर के एंड से, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू भी किसी प्रोवाइडर का यूज कर रहा हूँ, तो ये ट्रेडिंग व्यू से डेटा नहीं लेंगे, इनका टर्मिनल अलग होता है। ये ट्रेडिंग व्यू से जो डेटा आ रहा है वो डायरेक्ट उस प्रोवाइडर से लेते हैं, ये प्रोवाइडर से डेटा लेते हैं डायरेक्ट। मैंने तुम्हें कई बार बताया नहीं कि मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन एक्चुअल में प्रोवाइडर कोई और होता है, टर्मिनल कोई और होता है। तो जो टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे अलग होता है, ट्रेडिंग व्यू किसी और से लेता है, और वही ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिले आता है।
यहाँ पर जो कुछ टाइम का डिले आता है, उस टाइम की वजह से इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं आता, प्राइस हमेशा डिफरेंस होता है। अगर तुम एक्सएनएस का देखोगे गोल्ड का प्राइस और ट्रेडिंग व्यू का देखोगे, ऐसा कोई भी प्रोवाइडर नहीं जिसमें तुम्हें एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा, मिल ही नहीं सकता। बस, तो एक्सएनएस क्या हो गया, प्रोवाइडर हो गया। ट्रेडिंग व्यू क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। प्रोवाइडर कोई और है, प्लेटफॉर्म कोई और होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू क्या शो करेगा, जैसे गोल्ड है तो उसके आगे दिखा देगा एफएक्सीएम, तो एफएक्सीएम क्या हो गए, प्रोवाइडर हो गए। गोल्ड है, नीचे क्या आ जाएगा, वांडा आ जाएगा, वांडा क्या हो गया, प्रोवाइडर है। तो हम लोग एनालिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट इनसे डेटा लेते हैं और फिर बाद में अपने आने वाले जो मार्केट को एनालाइज करते हैं। कुछ कुछ पेड होती हैं, जैसे जिन्हें हम लोग वीपीएस कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट जो है सर्वर होते हैं, अपने अलग सर्वर होते हैं इनके। ठीक है, वीपीएस बोलते हैं इन लोगों को, पता है कुछ लोगों को पता होगा उसके बारे में। कुछ पेड होता है, कुछ फ्री होता है। सबसे पहला काम ये लोग ये करते हैं। ठीक है, और जब ये इसको यूज करते हैं, इस डेटा को यूज करते हैं, तो ये अपने एनालिसिस को प्रोवाइडर के मार्केट सेंटिमेंट के पार्ट में अपलोड करते हैं, इसका पैसा मिलता है, प्रोवाइडर पैसा देता है इस चीज का। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलो एक्स वाई जेड कोई ब्रोकर है, एक्स वाई जेड कोई भी ब्रोकर है। ये ब्रोकर क्या करता है, अपने एक फील्ड रखता है जिसके अंदर ये फ्री के सिग्नल्स वगैरह दिखाता है, फ्री के सिग्नल दिखाता है, देखा होगा आपने कुछ कुछ की, ये दिखाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ना, ऐसे करके मार्केट अगर फ्लोट कर रही है तो फिर आगे से ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके स्ट्रक्चर के कुछ इमेजेस दिखाते हैं। कुछ कुछ ब्रोकर्स के अंदर होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये कौन बनाता है, कौन बनाते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, एनालिस्ट बनाते हैं। वो इसी डेटा का यूज करते हैं वीपीएस के थ्रू, और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर पे आउट देता है। बहुत तगड़े तगड़े पे आउट होते हैं ब्रोकर के, कई कई लाखों डॉलर्स में होते हैं। तो वो जो सेंटिमेंट्स इनके लगे, जैसे मार्केट सेंटिमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जीरोधा के अंदर दिखता है। ठीक है, या फिर आपके सामने जो भी आपका ग्रो है, ग्रो जो ऐप है ना, उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर दिखता है। तो जो दिखाते हैं ना कि फ्री का जो सेंटिमेंट दिखते हैं वो फ्री में नहीं होता। बेशक वो तुम्हें ब्रोकर फ्री में दिखा रहा है, लेकिन एनालिस्ट उस चीज के पैसे लेता है ब्रोकर को, ब्रोकर पे शो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली सबको दिख रहा है, वो पूरे इंडिया को दिख रहा है। भाई कोई ब्रोकर है वो पूरे इंडिया में है ना, तो पूरे इंडिया में दिख रहा है, तो वो सोच समझ के डालते हैं बिना सोच, इसलिए पैसा बहुत मोटा मिलता है उस जगह पे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए फिर वही बात आ जाती है, घूम फिर के तुम्हें वही आना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होता है। समझ आया यहां तक सबको? तो इस तरीके से सबसे पहला काम डेटा रिक्रूट के कॉन्सेप्ट से ये करते हैं। सेकंड, इसलिए मैंने बोला तुम्हें खुल के बताऊंगा मैं आज एनालिस्ट वगैरह के बारे में। सेकंड आपके सामने आता है, पहला तो ये है, सेकंड आपके सामने आता है फर्म के लिए ये डायरेक्टली काम करते हैं। कोई भी फर्म होती है, जैसे कि कोई प्रॉप फर्म है, जैसे कि कोई आपके सामने कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कोई कंसल्टेंसी फर्म है, वहां के लिए, उसके लिए ये डायरेक्टली काम करते हैं। प्रॉप फर्म्स क्या करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म क्या करते हैं, दोनों में फर्क होता है। पहले मैं आपको कंसल्टेंसी फर्म के कॉन्सेप्ट से बताता हूं। कंसल्टेंसी फर्म जो होता है वो इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, और इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, जैसे कि मान के चलिए जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके सामने टोटल आपके सामने निकल के आ रही है $10 मिलियन की, यानी कि 80-82 करोड़ की टोटल हमारे सामने जो है इन्वेस्टमेंट आई हुई है इन्वेस्टर्स की कंसल्टेंसी फर्म के पास। अब ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टली नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रोकर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ब्रोकर की हेल्प लेते हैं, और ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर वाला पहला वाला सिस्टम यूज करता है। अब ब्रोकर क्या करेगा, डेटा रिक्रूट के लिए एनालिस्ट को हायर करेगा, डेटा देगा उसको अपना,
और डेटा कौन देगा? कंसल्टेंसी फर्म क्या करेगी, इस ब्रोकर को कुछ लिमिटेड स्टॉक्स, क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी होगा वो देगी, और फिर इन स्टॉक्स को ये क्या करेगा, एनालिस्ट को दे देगा वीपीएस के साथ। अपना एक टर्मिनल होता है, पब्लिक टर्मिनल पे नहीं होता, अपना प्राइवेट पब्लिक जो है टर्मिनल होता है, उस पर ये देते हैं, और फिर ये अपना एनालिसिस आने वाले कुछ सालों का, महीनों का, जैसे भी ये लोग बोलते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, बहुत सारा डेटा होता है, कम से कम कह सकते हो कि 100-150 पेजेस के डेटा होते हैं ये, क्योंकि महीनों लगते हैं एनालिस्ट को बनाने में ये चीज़ें। फिर वो बाद में इसको जो है फर्म को देता है, फिर ये ब्रोकर को मिलता है, ब्रोकर कमीशन दे देता है इसको, और फिर बाद में ब्रोकर आगे जाके कंसल्टेंसी फर्म को देता है। कंसल्टेंसी फर्म बाय सेल करती है अपने बेसिस पे, क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म के पास बाय सेल का लाइसेंस होता है, ब्रोकर के पास सिर्फ ब्रोकरेज लाइसेंस होता है, कंसल्टेंसी फर्म के पास बाय सेल का लाइसेंस होता है। वो अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ पे करती है। इन्वेस्टर्स का पैसा जब प्रॉफिट हो जाता है, जैसे लाइक 10 से 15 मिलियन डॉलर हो गया, तो 5 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है, उसमें से कमीशन मिलता है, फिर आगे जाता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। समझ आया? प्रॉफ फर्म के लिए कैसे काम करते हैं? प्रॉफ फर्म के लिए ये वन टाइम होता है, वंस टाइम होता है, वंस जिसे हम बोलते हैं, एक बार ही काम होता है। ये पहले प्रॉफ फर्म को सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है, कि भाई इन्वेस्टर्स अगर जितना पैसा देंगे, कंसल्टेंसी फर्म और प्रॉफ फर्म में बस एक चीज का फर्क है कि यहां पर कंसल्टेंसी फर्म खुद ट्रेड करती है, प्रॉफ फर्म पे तुम जैसे लोगों से ट्रेड कराया जाता है, उसका भी पैसा लिया जाता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि कंसल्टेंसी फर्म खुद ट्रेड करती है, प्रॉफ फर्म दूसरों से ट्रेड करवाती है और उसका भी पैसा लेती है। ठीक है, उसका भी पैसा लेती है, बस ये फर्क होता है। और ये सब सेटअप करने के लिए एनालिस्ट की हेल्प ली जाती है, कि भाई अगर मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ तो हमें कंडीशन बताओ कि हम कैसे सेटअप करेंगे। तो वो जो रूल्स होते हैं ना सारे, कि 8% का ड्रॉ डाउन है, 8% का प्रॉफिट है, 10% का टोटल ड्रॉ डाउन, ये सब सेटअप कौन करता है? एनालिस्ट करता है। वंस एक बार किया जाता है, जब उस प्रॉफ फर्म को बनाया जाता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता, और वन टाइम उसको पेमेंट मिलती है। ये इसकी फ्रीलांस वर्क होता है, एनालिस्ट का ये एक फ्रीलांस वर्क होता है। आप इसको एज ए फ्रीलांस वर्क इसको कह सकते हो, यहाँ पर ये एज ए फ्रीलांस की तरह काम करता है। ठीक है। हाँ अगर तुम हाँ अगर तुम खुद ही कंसल्टेंसी, खुद ही एनालिस्ट हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है अपनी खुद की बनाने की। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो एनालिस्ट कभी भी लॉस में नहीं होता, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का वो बंदा है जो टेंशन फ्री काम करता है। ठीक है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जिसे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए मुझे भी वही काम पसंद है इसमें नुकसान ना हो, टेंशन फ्री काम हो बिल्कुल। बेशक थोड़ा आए, बाद में जाके धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेंशन फ्री भैया, लॉस नहीं होता। ट्रेडर का यार कल लॉस हो गया, हाँ आज प्रॉफिट है, कल लॉस हो गया, ऐसे दुखी रहेगा बेचारा, हमेशा खुश नहीं रह सकता वो कभी खुश नहीं रह सकता, वो दुखी रहेगा। बस वो खुश रहेगा तब तक उसको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन रखना पड़ेगा, कह सकते। ओके, अब आती है थर्ड पॉइंट की बात। देखो गाइज, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये मेरी अपनी रिसर्च है, आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला, पहली सुन लो, पहली बता रहा हूँ, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे पूरा इंटरनेट खोज लो, खोज के देख लो, तुम्हें मिल जाए कहीं भी ये चीजें। तो ये मेरी अपना रिसर्च है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, सड़कों पे घुमाऊं तो मुझे पता लगा है कहाँ क्या है। ठीक है, शक्ल पे मत जाना। चलो नेक्स्ट, थर्ड लास्ट इसका आता है किस तरीके से हम लोग, ठीक है, थर्ड कैसे काम करते हैं ये लोग एनालिस्ट। चलो पहले तो ये डेटा वगैरह लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरों के लिए काम करते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, रियल इस्टेट्स के लिए। ये जो फील्ड है ना गाइस, ये फील्ड सबसे बेस्ट है, सच बताऊं तो। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट होगा, मैं जो है मेरा थोड़ा बहुत जो है कह सकते हो कि मेरा भी इसमें हाथ थोड़ा बहुत जाने के बारे में सोच रहा है, बताऊंगा इसके बारे में क्या है। एनालिस्ट का रियल एस्टेट से क्या मतलब है? ठीक है, ये बेसिकली
लोकेशन बेस्ड एनालिसिस होता है, लोकेशन बेस्ड। और आप कह सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको मेजर फैक्टर बता रहा हूँ लोकेशन बेस्ड। अब मैं अगर आपसे बोलूँ दुबई और दूसरी जगह बोलूँ चाइना, या बोलूँ दुबई या बोलूँ बांग्लादेश, या बोलूँ दुबई या बोलूँ पाकिस्तान, या बोलूँ दुबई या बोलूँ मैं अफ्रीका, क्या लगेगा आपको कि मुझे प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए? खुद बताओ। लेकिन उसके लिए एनालिस्ट की जरूरत होगी ना, ठीक है। तो रियल इस्टेट पे सेटअप करने के लिए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें घूम फिर के इसके पास आती है। अब ये एनालिस्ट मार्केट वाले नहीं होते, लेकिन ये ग्राफ बेशक रखते हैं। तो देखो, स्टडी तो वही होती है, स्टडी तो वही होती है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, स्टडी वही होती है, ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुम्हें जिस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि मार्केट को एनालाइज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर लोकेशन को एनालाइज किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आज मैं कह सकता हूँ, लेकिन घूम फिर के आप इसमें हाउसिंग मार्केट के अंदर ही आओगे, हाउसिंग मार्केट के अंदर ही आओगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट। और भाई जब यहाँ तक पहुंच ही जाओगे तो फिर चार्ट से भी ऊपर जाओगे, फिर तुम और भी ज़्यादा नॉलेज लोगे। भाई अगर मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे रियल एस्टेट में ही जाना है, तो फिर तुम वो चीज़ देखोगे, ठीक है। ये ऐसी दुनिया है, अगर एक एक जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो लाइफ सेट हो जाती है, ऐसा है ये, ठीक है। ऐसा ऐसी लाइफ सेट हो जाती है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है, ये ऐसी चीज़। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने इसको थर्ड पोजीशन पे इसलिए रखा, क्योंकि ये बाकी सबसे बहुत मुश्किल है। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये सबसे लास्ट मैंने इसलिए रखा हुआ, ठीक है। ये था आपका, देखो गाइस, एनालिस्ट का कॉन्सेप्ट। बाकी ब्रोकर का, कंसल्टेंसी फर्म का, ये सब चीज़ें तो देखो, डेवलपर का, ये सब चीज़ें तो देखो, ये तो थोड़ा थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड है, ये तो कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है कि बंदे को कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और रही बात तुम्हारे एआई की, अगर तुम्हें लगता है कि एआई रिप्लेस कर देगा ये सब चीज़ें, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कि जब तक तुम सोचोगे एआई रिप्लेस करेगा, तब तक हम एआई रिप्लेस कर देंगे। एआई कभी भी इतना बेहतर नहीं हो सकता कि वो मार्केट को उस तरीके से देखे जिस तरीके से एक इंसान देख सकता है। इंसान की थिंकिंग रैंडम होती है, एआई की थिंकिंग रैंडम नहीं है। वो जितना डेटा है उसके बेसिस पे तो डिसाइड करेगा। हमारे पास तो डेटा जनरेट होता है, ये जनरेट थोड़ी कर सकता है। ये जनरेटेड डेटा को घुमा फिरा के बोल सकता है, पैराफ्रेज कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। तो इंसान में, एआई में बस यही फर्क है कि इट कैन ओनली पैराफ्रेज द रिकॉर्डेड आइटम, इट कैन नॉट क्रिएट द आइटम। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमने उसको बनाया, उसने हमें नहीं बनाया, तो वो कभी हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये सब चीज़ तो कभी नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम में एआई को घुसने भी नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो तुम? एआई अगर बैंकिंग सिस्टम में घुस गया तो आतंक मचा देगा, इसलिए कभी बैंकिंग सिस्टम में एआई नहीं आ सकता। सो गाइज, ये थी आपकी मास्टर क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही ये मकड़ी का जाल बन गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ से ले सकते हो, चाहे तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक। हम्म। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। आई मेड इट, नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। लेकिन इन सब बीच में आपको अपने अंदर एक चीज है जो कभी नहीं रोकनी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए ग्रीड, ठीक है। और ये ग्रीड जो है, आपको नॉलेज की कभी नहीं रोकनी, पैसे की नहीं आनी चाहिए ग्रीड कभी भी, नॉलेज की ग्रीड कभी नहीं रोकनी चाहिए। ये आनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए, आनी चाहिए। दूसरा, जो है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा भी नहीं है। भाई जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मजा आया सभी को?
लाइक तो करते नहीं हो यार तुम, हैं? ऐसी है, इसका मतलब समझ नहीं आया लोगों को, दिमाग में नहीं घुसी चीज। फियर, जब तुम पैसा लगाओगे नहीं तो डर कहाँ से पैदा हो जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि उस टाइम तक तुम्हें सेविंग करनी है, जब पैसा ही नहीं है तो डर कैसे आ जाएगा। पैसा डर से आता है, मतलब डर की वजह से जो है हम लोग, पैसे की वजह से डर आता है, इसका मतलब ये समझो। जब पैसा ही नहीं है तो डर कहाँ से होगा। और जब तक डर खत्म करना है तब तक नॉलेज आती रहेगी, और जब नॉलेज आ जाएगी डर तो अब मैं रिवर्सल एरिया लगाता हूँ मार्केट में, डरता हूँ मैं रिवर्सल एरिया लगाने से? नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ओके गाइस, कैसा लगा आप लोगों को आज का मास्टर क्लास? एमएमसी देखो, ये वो है जो मेरी अपनी बनाई हुई है। एसएमसी तो आईसीटी ने बनाई है, लेकिन एमएमसी मेरा अपना वाला है, इसको मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे अलावा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ये। इसमें मैं आपको टोटल कॉन्सेप्ट आज बता देता हूँ, ठीक है, कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोई बीच में मत बोलना वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है? शांत हो जाओ सब, पहले कमेंट रुक जाएंगे, उसके बाद मैं बताना शुरू करूँगा। ओके, अब यहाँ पर जो ये एमएमसी है, इसके मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट करे हुए हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट्स क्रिएटर। देखो, सबसे पहले समझो कि इसके हिसाब से मार्केट के 99% स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रखा है। मैंने इसमें इतने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कि कुछ भी बन जाए, ठीक है, कुछ भी बन जाए, चाहे मार्केट स्ट्रेट है, कंसोलिडेट है, ट्रेंडिंग है, बैंडिंग है, कुछ भी है, सब चीज़ का सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने डाल रखा है। यानी कि एक तरह से ट्रेडिंग की दुनिया की ये गीता है जो मैंने बना रखा है इसको, कुरान है, बाइबल है। तो इसलिए सो रेस्पेक्ट किया करो, गीता की रेस्पेक्ट करते हैं। अगर मार्केट स्ट्रेट है, नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके सामने कुछ छोटे मोटे कैंडल्स के पैटर्न, जिनको मैंने सी सी पीस के अंदर रखा हुआ है, विच इज आल्सो नोन एज दी कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मेरे अपने बनाए हुए जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं सिंपल। अब यहाँ पर जो सीसीपी है, ये कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है। कुछ ऐसे पैटर्न जो मार्केट में ऑब्जर्व करे हैं मैंने, वो है, आप देखोगे जाके आपको दिख जाएंगे। इसी तरीके से जब इन कैंडल से मिलके पैटर्न्स बनते हैं चार्ट के, तो उनको मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स चार्ट के अंदर भी जो है डाला हुआ है, दैट इज सी सी पीस, और जिनका नाम है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं जैसे कि आपके सामने रेनिंग स्टार बनाया हुआ है, सबसे बेस्ट, ठीक है। दूसरा आपके सामने आता है एक डी ग्रेड, जैसे कि तुम्हें 10वीं में डी ग्रेड मिला है ना, किसी किसी को, बहुत लोगों को मिला डी ग्रेड, वो वाला डी ग्रेड, ठीक है। उसके टेढ़ी क्यों होती जा रही है ये तो कुछ, स्क्रीन कैसे टेढ़ी हो रही है? अच्छा, मैं ही टेढ़ा लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, मैं ही जो है टेढ़ा लिख रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने आता है एक नी कैप,
देन आपके सामने आता है TM जंक्शन, ओके। उसके बाद आपके सामने आता है लावा, ये भी रेनिंग स्टार जैसे मैं इसका आगे लिख देता हूँ लावा, सेम है दोनों, कोई फ़र्क नहीं, बस ये ग्रीन के लिए है, रेड के लिए है। और उसके सामने डिग्रेड हो गया आपका, नीकैप हो गई, TM जंक्शन हो गया। एंड देन आपके सामने आते हैं, चलो ये इसके अंदर ही है। और ये आपके हो गए कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिकली, ठीक है। चार ही फिलहाल के लिए अभी हैं, ठीक है। मतलब लाइव में मैंने चार बताए हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, जब होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रुको जरा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई कैंडल फेल हो जाती है तो उसके बाद वो दोबारा वही कैंडल बनती है, जिन्हें हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक हैमर फेल हो जाता है और उसके बाद वो फिर हैमर बन जाता है, तो हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, बुलिश एंगल्फिंग आफ्टर इफेक्ट्स, बेरिश एंगल्फिंग आफ्टर इफेक्ट्स, इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, इस तरीके से होता है। तो कई सारे आफ्टर इफेक्ट्स के इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ओके। यस, ट्री आप कह सकते हो, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, याद दिलाया मुझे, ट्री, ट्री पैटर्न है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा मुझे, CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। जब मैं किसी दो कैंडल को कंबाइन करते उसके अंदर छुपा हुआ हैमर, छुपा हुआ आपके सामने जो है बुलिश एंगल्फिंग निकालता हूँ, छुपा हुआ हैंगिंग मैन निकालता हूँ, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट कैंडल कॉम्बिनेशन पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मेरी अपनी बनाई हुई हैं गाइस, जितना भी आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें मेरी अपनी बनाई हुई है। आई एम द वन हु क्रिएटेड इट, बस सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपके सामने आते हैं नॉर्मल जो है, ठीक है। अब इसके अंदर कैंडल कॉम्बिनेशन तो कई सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बस आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है। CCPs के अंदर कुछ पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेड ट्रैप, ठीक है। फिर आपके सामने आता है एक स्प्रिंग ट्रैप, कल मैंने आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद आपके पास एलिप्स आता है, ठीक है। और फिर आपके पास पीनेंट्स के, यानी कि आप ट्राइंगल्स कह सकते हो, ट्राइंगल के अंदर ही आते हैं ये पीनेंट बेसिकली, ठीक है। ट्राइंगल जो होते हैं उसके अंदर पीनेंट आता है, आप कह सकते हो कि स्केलन, आइसोसेलस, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल, पीनेंट, ये एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर डिसेंडिंग, असेंडिंग, वो सारे ट्राइंगल जो होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने आता है ब्लू रे, वायर फ्रेम, और बाकी याद आएंगे तो मैं आपको बताऊं, फिलहाल के लिए मैंने लाइव में शायद इतने ही बताए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं वैसे तो फिलहाल के। अब ये तो थे कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कुछ भी बन जाए मार्केट में, हर चीज़ का सॉल्यूशन। ये तो तब है जब पैटर्न्स और कैंडल्स की बात हो जाए, जी भाई कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हो जाए, और फिर अगर जो है उस कैंडल से मिलके जो आपके सामने पैटर्न्स बनते हैं, उन्हें चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, उनकी बात की जाए तब ये। अब बात करते हैं मार्केट में अगर इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं TLC का। एंड द व्हाट इज TLC? ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने बनाया हुआ है स्पेशली स्पेशल ट्रेंड लाइंस के लिए। अब बताता हूँ आपको कितने तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं। ये ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से आपका CLC होता है, ठीक है, उसमें बताऊंगा। कर्व लाइन कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके ट्रेंड लाइन में। जैसे सबसे पहले आपके पास आती है कैंडल विक लाइन, CWL, कैंडल विक क्रॉसिंग, CWC। ये हाईली एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, मार्केट के टॉप बॉटम में बनती है, आपको पता है सबको। यस यस ब्रो, हाफ कटेड रॉक मैं इसमें लिख देता हूँ, सही बोला आपने। एक आपका HCR भी है, जिसे हम लोग हाफ कटेड रॉक का पैटर्न कहते हैं, ठीक है। यिन यांग भी है, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत सारे, देखो मुझे इतना याद नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जुलाई में बताता था, लेकिन अब फिलहाल के लिए यहाँ पर है, ठीक है।
CWL, एंड उसके बाद आपके सामने आती है डेकर ट्रेंड लाइन। डेकर एक बटलर है, मैंने शुरुआत में बताया हुआ इसके बारे में, रिवाइज नहीं कराया लेकिन मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्रेंड लाइन है, एक आपके सामने ट्राजेक्ट्री है, ये भी मैंने अभी आपको जो है रिवाइज नहीं कराई है, और सबसे लास्ट में आती है आपके सामने हाईजैकिंग, जिसे हम लोग इमेच्योर क्या बोलते हैं, इमेच्योर इम्बैलेंस बोलते हैं। तो ये आपके सामने थी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर CLC, दैट इज कर्व लाइन। ठीक है, इसमें कर्व लाइन में आपका कर्व रेजिस्टेंस होता है और कर्व सपोर्ट होता है। इसमें सिंपल ये दो लाइंस यूज करते हैं हम लोग, और वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अगर मार्केट बैंड हो रही है। बेसिकली ये कर्व लाइन जो है ये मार्केट के दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए बनाई हुई है। MMC का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं TBC। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको बनाया हुआ है कि अगर मार्केट में ऐसा कुछ भी आता है जो मार्केट को, ठीक है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, अगर मार्केट बैंड हो रही हो ऑलरेडी, जैसे कि ऐसे ऐसे होके आ रही है, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं सिंपल, क्योंकि इसमें ना ट्रेंड लाइन यूज हो सकती, ना इसमें कोई स्ट्रक्चर यूज हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम लोग ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्पेशली ट्रेडिंग व्यू के लिए हम लोग कर्व लाइन यूज करते हैं, ठीक है, और एलिप्स यूज करते हैं। एलिप्स का जो पैटर्न है वो इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास जो है नॉर्मल बेंडिंग आती है। आपको पता ही नॉर्मल बेंडिंग कैसी होती है, वो नॉर्मल बैंड होती रहती है, जैसे कि एक आर्क होता है ट्रेडिंग व्यू में, एक ड्राइंग टूल है, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। जो आर्क है वही आपका नॉर्मल बेंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा आपके सामने आता है स्ट्रिक्ट बेंडिंग। स्ट्रिक्ट बेंडिंग में क्या होता है, मार्केट एकदम से उठ जाती है, गिर जाती है, एकदम से उठ जाती है, गिर जाती है, मतलब नीचे गिरी, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, फिर एकदम उड़ जाती है, तो ये बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग। एकदम से गिरती है फिर एकदम से उठती है, सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट सेम होती है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें भी आर्क यूज करते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं कि या तो ये एक साइड हो तो हम इसे सिंगल लेवल बोलते हैं, सिंगल लेवल, और एक होती है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में एलिप्स बनता है, यानी कि नीचे तो हो ही रही है, ऊपर भी हो रही है। मल्टी लेवल कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। मल्टी लेवल ऐसे कि जैसे एलिप्स होता है, एलिप्स कैसा होता है, ठीक है, कि भाई मार्केट नीचे गिरी और फिर ऊपर नीचे दोनों साइड से अपने आप को छोटी भी कर रही है, बड़ी भी कर रही है। तो यहाँ ऊपर से भी बेंडिंग है, नीचे से भी बेंडिंग है, इसलिए इसको मल्टी लेवल बोलते हैं। सिंगल लेवल में क्या, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो या तो ऊपर करके ऐसे आती है, ठीक है, या फिर वो अपने आप को नीचे करके ऐसे लेके आ रही है। तो इस कंडीशन में वो अपने आप को ऊपर या नीचे सिंगल लेवल करके लेके आ रही है। ओके, तो मल्टी लेवल हो जाएगा। इसके कुछ पैटर्न्स हैं कि हम लोग, जैसे आपका जो चार्ट पैटर्न है स्पेशली बेंडिंग्स के लिए बनाए गए हैं, कप एंड हैंडल होते हैं, ठीक है, कप एंड हैंडल होते हैं, वो आपके सामने दिखेगा। वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो ट्रेंड बेंडिंग के अंदर आते हैं, बेसिकली जब मार्केट बेंड होती है तब। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ MMC इज सप्लाई डिमांड के वॉल्यूम एनालिसिस। सप्लाई डिमांड के, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, यानी कि वॉल्यूम एनालिसिस के ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है गाइस, यार मैं कह रहा हूँ तुम कमेंट मत करो, कमेंट करोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें मेरे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे अपलोड करने हैं, और फिर तुम्हारे मुंह पे जो कॉपीराइट मारूंगा मैं, उसका क्या होगा। वॉल्यूम एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वॉल्यूम फिलअप। इट इज बेस्ड ऑन कैंडल विक थ्योरी, कैंडल की विक्स की थ्योरी के ऊपर। ये सारी चीजें मैं लाइव स्ट्रीम पे बता चुका हूँ, ये कोई नई चीजें नहीं है, तुम्हें पता है सबको, ठीक है। ये मैं तुम्हें रिवाइज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या क्या बताया, तुम्हें वैल्यू बता रहा हूँ, तुम्हें क्या क्या तुम्हें बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपके सामने आता है वॉल्यूम बर्स्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपको पता है सबको।
एंड देन उसके बाद आता है आपके सामने वॉल्यूम फिलअप। आप इसको गैपिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है, गैपिज्म या फिर इनवर्स गैपिज्म भी बोल सकते हो, दोनों चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास वॉल्यूम एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब बड़े लेवल पे मार्केट का ब्रेकआउट हो जाना, छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाना। जैसे एक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पीनेंट बन रहा है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस पीनेंट का ब्रेकआउट हो जाए, और वो जो ब्रेकआउट है वो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैठा हुआ है, तो वो जो बड़ी सी कैंडल बनती है वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट के लिए बनती है। वहां से रिवर्सल नहीं आता इतनी आसानी से। मार्केट या तो ट्री बना के वापस आएगी या फिर डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने यूज होती है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन। इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए, विच इज आल्सो नोन एज दी QFL। यही है सारी चीज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मेरी वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरीज है ये मेरी सारी सारी चीजों में, बिकॉज इट मेजर एक्यूरेट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द मार्केट। इसी के बेसिस पे रिवर्सल और रीटेस्टिंग एरिया फाइंड आउट किए जाते हैं। MMC की ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लाइन है, ठीक है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो कह सकते हैं हम लोग यूज कर। ओके गाइस, ये आपके सामने वॉल्यूम एनालिसिस इस तरीके से होता है। कुछ कुछ ये छूट सकती हैं बट कोई बात नहीं। मैं उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है MMC के अंदर, डेट इज रेंज एनालिसिस, जिसे हम लोग डेट एंड टाइम एनालिसिस भी कहते हैं। डेट के हिसाब से हम लोग बेसिकली मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन कब तक रुक सकता है और कब से शुरू हो सकता है, ये रेंज एनालिसिस के अंदर अभी करंट में टॉपिक चल रहा है, ठीक है। दिस इज द MMC, ये जो है